Recording in progress. হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ये दिव्यान Yes. ইয়ে করে Somehow দিন, we were locked out. হোস্ট করে দিন রেণুজিকে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, নইলে আমরা ওই কাউকে কো হোস্ট করতে পারছি না। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। Yes, sir, we can So, friends, continue. there was a technical problem. Renuji, you have been made the host, so you can take the controls and also allow Aditya to share his screen and all those things. So you can just make him the co-host once again. Okay. What was the last question before we were locked out? I was saying whether an employee can claim. Yeah, that is what I was saying, but someone was asking some questions. Yeah, कि it's वो quite CPC possible में that लिखा हुआ है. same person Performance has not bonus. joined by now. Yes. Maybe he will raise it later on. So we can just, यस सर he's there. Yeah. यस सर, वो परफॉर्मेंस बोनस के लिए जो ये किया था वो तो सीटीसी का स्ट्रक्चर में भी दिखा के रखता है ना। हाँ, तो वो सब चीजों को थोड़ा चेंज करना होगा आपको, मतलब प्रेजेंटेशन चेंज करना होगा आपको, उसको टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से हटा के डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट करना पड़ेगा। What about Okay. the encashment of leave salary? एनकैशमेंट ऑफ लीव सैलरी अर्लियर वाज आल्सो ऑन द बेसिक, अभी भी वो ऑन बेसिक ही है। सो वेजेस का आपको एनकैशमेंट ऑफ लीव करना है। मतलब पहले दिखाओ। दिखाते हैं तो उन लोगों का So, should we move to the implications of this to PF and ESIC? Yes, sir, I think we should move ahead. Yes, please, yes. Yeah. Again, I'll be sharing the screen. थोड़ा क्लैरिटी ऑन द टेक्निकल साइड्स। अगर किसी को टेक्निकल्स नहीं समझना है, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में समझना है, तो इट इज अ डिफरेंट थिंग, देन वी कैन डू दैट। अदरवाइज मैं थोड़ा टेक्निकल जा रहा हूं यहाँ पे। Technically advisable. सो वेजेस में this is something which we need to understand with the implementation of this 21 नवंबर 2025 के बाद से these acts have been repealed। ये सोशल सिक्योरिटी कोड में आपको है सेक्शन 164(1). so ये acts are no more in place, we have to understand this। when the acts are no more in place and social security code is the new act, जैसे अपने कंपनीज एक्ट 1956 के बदले कंपनीज एक्ट 2013 आ गया था, तो इट वाज द न्यू एक्ट व्हिच इज इन फोर्स। सो ऑल द डेफिनेशंस ऑफ दोज एक्ट्स डू नॉट अप्लाई एनी मोर। डेफिनेशंस ऑफ द न्यू कोड विल अप्लाई। तो पहले अगर आप देखोगे 1948 ईएसआईसी एक्ट में था ऑल रेम्यूनरेशंस except one or two things, including the special allowances and any kind of special, including any remuneration with less than 60 days का gap. So that definition is gone. तो इसके हिसाब से जो हम लोग ग्रॉस सैलरी पे ईएसआई के बाहर रखते थे, अब आपको वेजेस के हिसाब से बाहर रखना। मान लो किसी का ग्रॉस सैलरी अभी 30,000 है, बट उसका वेजेस आपने 15,000 रख रखा है 50% के हिसाब से,
तो वो जो बंदा पहले ईएसआईसी में नहीं था, अब वो ईएसआईसी में कवर्ड है। बिकॉज अगेन इसके नीचे अपने देखते हैं, तो आप देखो 164(2) ये जो ईएसआईसी पीएफ के अंडर में जो रूल्स एंड स्कीम्स थे, दैट विल बी इन फोर्स अनलेस इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द कोड। तो स्कीम में और रूल्स में बताया गया है, ईएसआईसी के रूल्स में आपका है कि वेजेस बिलो 21,000 एज पर ईएसआईसी एक्ट। नाउ वेजेस एज पर ईएसआईसी एक्ट अब हो गया वेजेस एज पर सोशल सिक्योरिटी कोड। और आपके ईएसआईसी रूल्स में कहीं भी वेजेस का डेफिनेशन नहीं है अलग से, और अगर होगा भी तो दे हैव टू बी इनकंसिस्टेंट विद द कोड। तो इसके हिसाब से अब आप जब सैलरी ब्रेकअप बना रहे हो, 30,000 का एम्प्लॉय है, 15,000 का उसका वेजेस आपने दिया, तो वो ईएसआईसी में कवर है जो पहले नहीं था, क्योंकि वेजेस डू नॉट इंक्लूड कन्वेंस, वेजेस डू नॉट इंक्लूड एचआरए। तो बेसिकली अब आपका जिस अमाउंट पे पीएफ दे रहे थे उसी अमाउंट पे आपको ईएसआईसी देना है। दैट इज अ वेरी वेरी क्लियर मैसेज इन दिस कोड। आई थिंक ये थोड़ा झटके वाला चीज था, तो लेट अस ओपन द फोरम फॉर डिस्कशन ऑन दिस। Like instantly, we cannot change the salary structure also from the previous month. ये 1 दिसंबर से हम लोग अपने यहाँ सब 1 दिसंबर से चेंज कर रहे हैं, बिकॉज अगर कोई फॉल बैक आता भी है तो लास्ट 10 दिन का आएगा नवंबर का। The rules were and the act was not in force till 20th of November. So first full month what we are getting is December. So हम अपना changes from December onwards ही लेकर आ रहे हैं। So we are अब shifting कभी the entire thing अगर into- कोई कुछ मांगे contribution तो 10 दिन का, फिर let the department ask and we will give. Let them calculate. We are not taking the trouble to calculate for 10 days. बट दिसंबर में अपने को ये समझना है कि आपका जो भी एग्जिस्टिंग सैलरी स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से आपको देख लेना है कि बेसिक जो अमाउंट है वो 50% के नीचे नहीं होना चाहिए। और जब आप वो करने जाते हो तो बहुत सारे लोग जो मतलब प्रैक्टिकली, अगर coverage पे आ जाए। इनफॉर्मली अगर मैं बोलूं टेक्निकल्स को छोड़ के, तो 42,000 ग्रॉस वाला भी अभी एसआईसी में कवर्ड है। So what is the सर सर जिसका सैलरी ग्रॉस सैलरी लाइक 30,000 होगा उसका भी होगा सर, एप्लीकेबल होगा उसका इसी। basic is उसको अगर आप 50%. बेसिक 50% कर रहे हैं तो होगा, बेसिक 100% करेंगे तो नहीं होगा। So sir, won't it be allowing to instantly change like overnight the entire salary structure to 100% basic? नहीं, आप इंटायर हाँ आप बढ़ा सकते हो, बढ़ाने में कोई मनाही नहीं है, घटा नहीं सकते। So because income tax के हिसाब से तो वैसे भी new regime में HRA and all we are not getting. तो न्यू रेजिम के हिसाब से देखिए, इनकम टैक्स के लिए पहले जो ब्रेकअप होता था अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया, मतलब नहीं है exactly. तो we can change entire to क्योंकि the 12 लाख तक वालों को तो वैसे कोई मतलब नहीं है, हाँ और 12 लाख के ऊपर ओल्ड टैक्स रेजिम मेक्स नो सेंस। exactly. So it's better to take the entire salary structure as basic. वही मैं बोल रहा हूँ ना, 50% बेसिक लेकर और उसको आप कीजिए, दैट इज द बेस्ट मूव, पॉसिबल मूव अहेड। ऐसे और अगर आपका ऑलरेडी स्ट्रक्चर उस पर कंप्लायंट है तो ईएसआईसी का कंट्रीब्यूशन कुछ लोगों का कम होगा। जैसे पहले अपने पूरे ग्रॉस पे दे रहे थे, जिसका ग्रॉस मान लो 17,000, 18,000, 20,000 था, तो पूरे पे दे रहे थे, अब उसमें कंट्रीब्यूशन कम जाएगा। और जो लोग बाहर थे उनको अब 1 दिसंबर से एनरोल कर लो। तो इसका ईएसआईसी में मेन इंपैक्ट ये है। और पीएफ का अगर अपने बात करने चलते हैं अब इस पे, तो पीएफ वाले में सिंपल है, पहले जो ग्रे एरियाज डिपार्टमेंट एक्सप्लॉइट करते थे कि इस पे भी पीएफ दो, उस पे भी पीएफ दो, बेसिक का डेफिनेशन जो फरवरी 2019 वाला इंटरप्रिटेशन था सुप्रीम कोर्ट का,
So अब वो गया हवा में. Now the definition of wage is very, very clear. HRA is not part of basic. Conveyance is not part of basic. Defray allowance is not part of basic. And any commissions or rewards are not, or any remuneration which is not part of these terms of service is not basic. Yeah, not wages. Let us not say basic. Let us say wages. क्योंकि अब सारा compliances wages पे होना है, basic पे नहीं. मतलब industry and as professionals we are very used to using basic and gross. ये terms को अपने को habit change करना पड़ेगा. Remuneration and wages पे आना पड़ेगा इसमें. सर जो आपका 50,000 का स्लैब था वो फिर हट जाएगा फिर? 15,000 का slab is not part of the EPFO Act. 15,000 का slab is part of EPFO scheme. वो अभी भी है because scheme is in place. सर जिसका बेसिक सैलरी तो 30,000 होगा तो वी कैन डिडक्ट, हाँ उसका जो डिडक्शन होगा पीएफ का वो 50,000 के ऊपर ही होगा फिर? एकदम निश्चिंत होके. ओके सर. न्यू एम्प्लॉय जो उसमें आपको 15,000 तक का वेज सीलिंग जो है वो अभी भी चल रहा है. वेज सीलिंग पे मैं फिर बोनस पे भी आऊंगा. वेज सीलिंग बोनस में भी है. सर जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, चंदन जी आप कंप्लीट कर लीजिए पहले. क्या फर्स्ट टाइम सर जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, तो उसमें वो पीएफ कटाना नहीं चाहता है तो उसको मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ कुछ केस में उसको 60,000 एबव करवा देते हैं. तो ये जो स्कीम, हाँ 15,000 की जो स्कीम है तो वो उसमें एप्लीकेबल नहीं होता है. नहीं, ये आपका कंसेप्शन गलत है. आप 15,000 के ऊपर ज्वाइनिंग के टाइम पे सिर्फ उन्हीं को पीएफ से बाहर रख सकते हो जिसका पहले का यूएन नंबर नहीं है. हाँ सर वही जिसका नहीं है, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट है जिसका नहीं है पहले यूएनए नंबर. हाँ वो भी स्कीम का ही पार्ट है. एक्सक्लूडेड मेंबरशिप का जो डेफिनेशन है वो स्कीम में है, एक्ट में नहीं था. अच्छा, जो एम्प्लॉयमेंट किए सर कुछ कुछ ऐसा है कि वो चाहते कि मेरा पीएफ ना कटे, लाइक कुछ जैसे ऑपरेटर हो गए, कुछ टेक्नीशियन हो गए, बोले कि मेरे को पीएफ नहीं चाहिए, तो इस केस में से क्या कर सकते हैं? मैंने आपको बताया ना, ये दो क्वालिफिकेशन, बोथ ऑफ देम हैज टू बी क्वालिफाइड कि उसका पहले यूएन नंबर नहीं है एंड आपके यहाँ ज्वाइनिंग वेजेस या बेसिक सैलरी आपका 15,000 के ऊपर है. ओनली इन दीज टू केस, दोनों क्राइटेरिया क्वालिफाई होने से ही आप उसको पीएफ से बाहर रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं. अब आपका जो सवाल है कि वो लोग नहीं चाहते हैं पीएफ, मैं भी इनकम टैक्स देना नहीं चाहता हूँ, कोई उपाय बता सकते हो तो बता दीजिए. सर नहीं सर, उसमें क्या एक केस है कि वो एक्चुअली पहले एम्प्लॉयमेंट किए लोग, पीएफ कटाए हैं, ठीक है ना सर. ये तो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए ठीक है, एक्सक्लूडेड हो गया, लेकिन वो तो पहले पीएफ कट रहा था उनका. फिर इस केस में क्या है, उसको डिडक्शन अभी तक देखिए, अब स्कीम अपडेट होके आएगा, उसमें कुछ प्रोविजंस डाल दें तो बात अलग है. एज ऑन डेट पुराना स्कीम इज इन प्लेस, उसमें वो ऑप्शन नहीं है आपके पास. ठीक है सर, ओके सर. स्लाइड को एक बार थोड़ा शेयर करेंगे सर मेरा एक क्वेश्चन है. हम लोगों के इधर में जो सीटीसी का कंसेप्ट है ये होता है कि 14 से जैसे टोटल अमाउंट है, मतलब एनुअल अमाउंट है उसका हम लोग डिवाइडेड बाय 14 कर देते हैं. एक हम लोग बोनस दिखा देते हैं और एक हम लोग परफॉर्मेंस बोनस दिखा देते हैं. तो और लीव का ऐसा कोई नहीं है, लीव में हम लोग सिर्फ एलओपी देते हैं, लॉस ऑफ पे दिखाते हैं. तो सर इसमें मतलब हम लोग डिडक्शंस मतलब जो सीटीसी बोलते हैं ये क्या सही है? इसके ऊपर ही क्या हम लोग टोटल करके वो बेसिक बना सकते हैं 50% वाला? नहीं, आपको डिवाइड बाय 14 करके जो वैल्यू आ रहा है ना मैम आपका, हाँ वो आपको क्वालिफाई करना चाहिए मिनिमम वेजेस पे. अच्छा, वो दोनों ही वो आप एक समझिए, आपका अपना कैलकुलेशन आप जो भी कर लीजिए, वो सब अपने अपने मन का वहम है और मन का शांति है. अच्छा लॉ का पॉइंट बिल्कुल क्लियर है. एज पर लॉ आपका जो मिनिमम वेजेस है वो मंथली मिनिमम वेजेस है. आपका जो ब्रेकअप है वो मंथली है. बोनस आप जो दे रहे हैं दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर रेम्यूनरेशन, स्टैट्यूटरी बोनस. परफॉर्मेंस बोनस जैसे मैंने बोला डिस्क्रिशन ऑफ द मैनेजमेंट है. इफ इट इज पार्ट ऑफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो वो रेम्यूनरेशन में काउंट होगा. अच्छा,
तो ठीक आप है। अगर मान लो किसी का 1,40,000 रुपया एनुअलाइज किए, उसको डिवाइड बाई 14 करते हैं, हाँ 10,000 रुपया महीना हो गया, हाँ। विच इज बिलो मिनिमम वेजेस। हम्म। तो वो नहीं चलेगा। प्लस आप जो अच्छा। एलओपी दे रहे हैं और लीव नहीं दे रहे हैं, हम्म। बाय लॉ तो लीव एप्लीकेबल है। पेड लीव एप्लीकेबल है। हाँ, पेड लीव या अर्न लीव दोनों में से जो आपको एप्लीकेबल है। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का अलग है और फैक्ट्रीज एक्ट का अलग है। अच्छा। बट इन जनरल आप ये मान के चलो, फॉर एवरी 20 days वर्क देयर शुड बी 1 day ऑफ लीव। जस्ट अ मिनट सर, नोटिंग इट। ओके For ओके, थैंक every यू सर। 20 days work there should be 1 day of paid leave. 1 day पेड लीव। ओके सर। अब सर ये एक्चुअली आप पे और एक मिनिमम डिपेंड करता है सुचित्रा जी, कि आपके हाँ। एम्प्लॉइज कितने हैं। इफ ओके। यू आर लेस देन 10 एम्प्लॉइज हम्म। तो फिर बहुत कुछ आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अबव 10 एम्प्लॉइज एवरीथिंग इज एप्लीकेबल। Okay, less than 10 employees, not maybe not applicable, but greater than 10, so it will be हाँ, applicable. लेस देन 10 में आपका बहुत कुछ एप्लीकेबल नहीं है। दिस इज फॉर एवरीवन्स बेनिफिट बता देता हूँ। लेस Mm-hmm. देन 10 एम्प्लॉइज इन प्रीसीडिंग 12 months Okay. अगर है आपका, Okay. एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 months अगर आपका लेस देन 10 एम्प्लॉइज है, तो Hmm. ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा आपके Hmm. ऊपर। मैटरनिटी बेनिफिट एप्लीकेबल नहीं होगा। इम्प्लॉय Okay. कॉम्पनसेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। बहुत कुछ एप्लीकेबल नहीं है। Okay. Okay. पहले इसका टेन्योर क्लियर नहीं था, इट वाज एनी पॉइंट ऑफ टाइम था। अब वो हो गया एनी डे इन द प्रीसीडिंग 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ रेफरेंस। सर एक जनरली समझ लीजिए कोई भी एंटिटी में अगर सपोज लीजिए मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज का जो सैलरी है अगर वो हम 21,000 से ऊपर रखते हैं, हम एक उसका बार फिर बेसिक, रिपीट कीजिएगा, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। मैं बोल रहा हूँ कि किसी सीए फर्म में मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज जो है उनकी सैलरी इज मोर देन 21,000 रुपीज, और हम उसमें ब्रेकअप नहीं करते हैं कि बेसिक कितना है, अलाउंस कितना है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि अब इनकम टैक्स में तो कोई बेनिफिट है नहीं एज सच, तो हमने उसका हाँ, बेसिक ही मतलब हमने उसका वेजेस ही रखा 21,000 से ऊपर। बट एग्जैक्टली। सिंस अगर दो चार पियोन्स हैं उनकी सैलरी इज लेस देन 21,000 रुपीज और हम सिर्फ उस चार एम्प्लॉय के केस में बस वो कंप्लायंस कर दिए, तो आर वी ऑन एनी साइड रॉन्ग ऑन एनी साइड ऑफ द लॉ, मतलब इन दैट आपका क्वेश्चन शायद है कि उसमें आपका ईएसआईसी एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, मतलब वो चार एम्प्लॉयज का पर या हमको देना ही पड़ेगा ये इसमें आप देख। हाँ, उन 4 एम्प्लॉइज का आपके ऊपर ईएसआईसी एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है एज सुन एज यू टच 10। राइट। और ईएसआईसी एंड पीएफ ऐसे 2 एक्ट है जहां पे अगर आपके नंबर्स गिर भी जाते हैं आफ्टर यू क्रॉस द थ्रेशोल्ड, वो एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल ही रहता है टिल द एग्जिस्टिंग ऑफ द कंपनी Yes, sir, सो in मेरे this और द case, फर्म। is it okay if we have a different salary structure for different employees? Like बाकी employees का entire salary is under basic, and only for the 3-4 employees जिनका 21 के नीचे है, डिपेंडिंग डिपेंडिंग ऑन द, मैं समझ गया रेणु जी आपका क्वेश्चन। डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, अब आप मान लो कहीं कोई फैक्ट्री में है या समथिंग वेयर एवरीवन इज डूइंग द सेम अमाउंट और सेम टाइप ऑफ वर्क, तो वहां आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। मान लो एक बिल्डिंग बन रही है और वहां आप मजदूर है कोई जो माथे पे ढो रहा है, तो आप जेंट्स को अलग सैलरी दे रहे हो और लेडीज को अलग सैलरी दे रहे हो, वो पॉसिबल नहीं है। या किसी, अब एक्सपीरियंस के हिसाब से आप किसी को ज्यादा दे रहे हो, दैट इज फाइन। किसी को मिनिमम वेज दे रहे हो, किसी को मिनिमम वेज के ऊपर दे रहे हो, दैट इज फाइन। बट आपके केस में या बाकी जो अपने सर्विसेज हैं या नॉर्मल ऑफिसेज हैं, वहां पे नेचर ऑफ जॉब इज नॉट सेम। वहां आप बाइफर्केशन अलग अलग कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, सीए फॉर्म पे मिनिमम वेजेस एक्ट एप्लीकेबल है क्या? ऑल फर्म्स, ऑल एम्प्लॉयर्स। ओके, सो इन दैट बट केस यहाँ पे आशीष जी मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज फॉर एम्प्लॉयज। आपके जो आर्टिकल्स हैं उस पे नहीं आ रहा। हाँ नहीं है सर, लेकिन इन दैट केस क्या जो मेरी ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन फिर बढ़ जाएगा क्या? क्योंकि अभी हम लोग ग्रेचुइटी ऑब्वियसली आपने, मैं वहीं पे आ रहा था, आप अगर 100% बेसिक रखते हो हाँ तो ग्रेचुइटी विल बी ऑन दैट अमाउंट। मान लो किसी का 22,000 और आप 30,000 मान लो, और आपने बाइफर्केट नहीं किया, 30,000 ही है,
तो ग्रेचुइटी विल बी पेड ऑन 30,000. ठीक है सर। Not only gratuity will be paid on 30,000, even if you have a working hours more than 48 hours, उसके beyond जो hours होंगे उसका आपको double the rate of wages पे overtime भी देना है as per the new wage codes. सर काइंडली एक बार इलेबोरेट कीजिए ना 48 आवर्स और ओवर टाइम का जो आप अभी बोले। एक हफ्ते में 48 आवर्स का काम होना चाहिए। ये डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ योर कंपनी आप कर सकते हो, मंडे को 12 घंटा काम करवाएं, सैटरडे को 4 घंटा काम करवाएं, वो फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है इस कोड में। बट एक कैलेंडर वीक में मंडे टू सैटरडे, मंडे टू संडे, हाँ सर। आप वर्किंग आवर्स आपका 48 आवर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके। उसके ऊपर जो भी वर्किंग आवर्स हैं वो आपका विल बी ट्रीटेड एज ओवर टाइम और आपको डबल द रेट ऑफ वेजेस पेमेंट करना है। अच्छा, पर डे के हिसाब से डबल पेमेंट करना आवर होगा? पे निकाल लो आप उसको, पर आवर पे। अच्छा हाँ ओके मतलब सर। जो भी सैलरी है, मान लो वेजेस जो भी रहा, हाँ I'll हाँ not say salary, wages, Okay. not remuneration, gross Okay. नहीं, बेसिक समझ लो। ओके। डिवाइड बाय 26, एक दिन का निकल गया। हम्म, डिवाइड बाय 8, एक घंटे का ओके। निकल गया। हाँ तो तो वैसे एक करके घंटे का हमको। जो रेट आपका आया उसका डबल रेट आपको पे करना। ओके। बट माइंड यू ये वर्किंग आवर्स हैं। यहाँ पे जो फैक्ट्रीज वगैरह में अगर आप कभी चेक करते हो या फैक्ट्री चला रहे हो, गेट का एंट्री इज नॉट वर्किंग आवर। बायोमेट्रिक में आप गेट का एंट्री ले रहे हो, आप जल्दी रिपोर्ट कर रहे हो, दैट डज नॉट मीन आपने अपना वर्क शिफ्ट चालू कर दिया। तो सर ये कैसे मतलब होगा? जनरली इसमें फर्क नहीं पड़ता है, बट आप लोगों को जस्ट एज अ सेफ गार्ड, बिकॉज आने वाले समय में कहीं भी आप लोग ये फेस कर सकते हो हाँ कि ऐसा। बायोमेट्रिक डेटा में तो 9 घंटे का है, 9 घंटे का है, वो पहले आ गया तो मैं क्या करूं? अच्छा उसका मतलब काम हमको 8 आवर्स ही पकड़ना पड़ेगा सर? 8 आवर्स, वर्किंग शिफ्ट इज 8 आवर्स, वर्किंग शिफ्ट 8 आवर्स पकड़ना मतलब पड़ेगा। तो 6 डेज अ वीक 48 हो गया ना। तो सर हम लोगों का मतलब सीए फार्म है और हम लोगों का सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है जिसमें हम लोग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। तो हाँ। सर इसमें जो एम्प्लॉय लोग हैं ये लोग जब मतलब 1 वीक में सोचिए 48 आवर्स के ऊपर कर दिया तो उसको क्या मैंडेटरी है कि हमको ओवर टाइम देना पड़ेगा या मैंडेटरी नहीं है सर? मैंडेटरी है। अच्छा इट्स मैंडेटरी ओवर टाइम ना सर? हाँ, ओके। आप पंप ऑफ से एडजस्ट कर सकते हैं, दैट इज अ ग्रे एरिया। पंप ऑफ अभी अच्छा डिफाइंड नहीं है कि मतलब आपका जब रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे ओवर टाइम करवा लिए, अपने कुछ एक्स्ट्रा आवर्स करवा लिए, अगला हाँ सर। हफ्ता आपने उसको कम आवर्स करवा के एडजस्ट कर लिया, अच्छा लेकिन ये हमको पंप ऑफ कर सकते हैं। यस, मैंडेटरी फील्ड में डालना पड़ेगा। Lunch timing is also included in the 48 hours. मैं समझा नहीं। ये लंच टाइम जो आपने आधा घंटा 1 घंटा लंच टाइम प्रोवाइड करते शिफ्ट हैं, 8 आवर शिफ्ट माना गया है। ओके, दैट अगेन इज अ डिफरेंट थिंग डिपेंडिंग ऑन इंडस्ट्री। हम लोगों के ऑफिस में तो वो इंक्लूडेड ही रहता है, बट अब मान लो फैक्ट्रीज वगैरह हैं जो रिमोट एरियाज में है, जी तो लंच ब्रेक 3-3 घंटे का भी होता है। जी, लोग अपने अपने घर जाते हैं, खा के वापस आते हैं, तो वहां पे आप वर्किंग आवर्स के हिसाब से पकड़ सकते हो। तो वर्किंग आवर चेंज जो लिखा हुआ रहता है 10 से 7 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे को 10 से 5, क्या इसको चेंज करवा देना चाहिए क्या? हाँ, करवा देना चाहिए। अच्छा, वर्किंग आवर्स नहीं करके आप उसको वो कर सकते हो कि ऑफिस ऑफिस टाइम। ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम कर दो। ओके सर। तो सर ये एक सर यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो आप बोल रहे हैं कि ये वीकली बेसिस पे हम लोग मंडे से फ्राइडे रखेंगे और सैटरडे और संडे हम लोग छुट्टी रखेंगे, तो इसमें क्या ये मतलब हम लोग मैच कर पाएंगे ये ओवर टाइम वाला एकदम प्रोसेस? एकदम 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 कर पाएंगे। आप दिन में 12 घंटा काम करवाइए, कोई मनाही नहीं है इस कोड में। अच्छा वीकली 48 आवर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बस हाँ अच्छा। फ्राइडे और सर सैटरडे, आप सैटरडे संडे ऑफ रख रहे हैं तो 5 डेज अ वीक हुआ ना। अच्छा समझ गए सर। But the lunch hour is included these 48 hours in our office. Generally it should be, Okay. but depending on what is the setup of your office.
5. तो सर ये लंच आवर को हम लोग कैसे, जैसे हम लोग के ऑफिस में लंच आवर हाफ एन आवर दिया गया, तो 8 आवर्स हमको डिसाइड करना है, तो लंच आवर हमको 1 आवर ही करके देना है या हाफ एन आवर हम रख सकते हैं? ऐसा कुछ क्योंकि नहीं है कि वो डिफाइन अच्छा नहीं है। अच्छा। देखिए, अब एक सिंपल सा चीज है, मान लीजिए मेरा 500 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, एम्प्लॉय अपने डेस्क पे बैठ के लंच कर रहा है, हाँ और मेरा फ्रेंड है पीडब्ल्यूसी वाला, उसके यहाँ कैफेटेरिया है, 6 तल्ला उतर के नीचे जाके कैफेटेरिया में खा के आता है। हाँ। तो ये मैनेज करने वाली चीज हो गई, डिपेंडिंग ऑन दी अच्छा अच्छा सेटअप ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा। बात सो समझ रहे हैं? प्रीवियसली और एक क्वेश्चन है, प्रीवियसली हमको एक बात बताए थे कि 10% के ऊपर होगा तो आपका ग्रेचुइटी और मैटरनिटी लगेगा, वो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट या चार्टर्ड फार्म में ये भी एप्लीकेबल है क्या सर? Yes, that is applicable to अच्छा, all firms. ऑल फर्म्स। ओके सर, ओके, थैंक यू। सर बोल रहे हैं कि आप जो बोले ना कि 12 आदमी रहेगा तो उसका ये ग्रेचुइटी वाला एक बार हमको और क्लियर कीजिएगा कि यदि मान लीजिए कि ग्रेचुइटी कोई काम किया है तो उसको मान लीजिए उस कंपनी में 12 एम्प्लॉय नहीं है, तो उस केस में तो कोई यदि मान लीजिए 25 साल 30 साल काम किया तो उसको इसका मतलब क्या ग्रेचुइटी नहीं मिलेगा क्या? नहीं, 12 एम्प्लॉय में तो मिलेगा ही, 10 के नीचे अगर है तो नहीं मिलेगा। तो फिर सर कोई कितना भी साल काम करे तो उसको नहीं मिलेगा फिर? हाँ, तो कंपनी के ऊपर अगर कोई एक्ट एप्लीकेबल नहीं हो रहा है हाँ तो सर। वहां से आपको बेनिफिट नहीं मिल सकता। बेसिकली क्लासिफाई किया गया है, कंपनीज विद लेस देन 10 एम्प्लॉयज आर अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड रहेगा ना? ओके। हाँ, और सर ये 21,000 प्लस पे पीएफ जो है वो क्या मैंडेटरी हो गया क्या फिर? 15,000 प्लस 15,000 प्लस पे नहीं 15,000 प्लस नहीं, आपके पास पीएफ 20 एम्प्लॉय जिस दिन हो गया उस दिन आपके यहाँ पीएफ एप्लीकेबल हो गया। तो उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कंट्रीब्यूशन का अमाउंट का? रेस्ट्रिक्शन, तो कंट्रीब्यूशन का वेज सीलिंग है। आज मान लीजिए आपका बेसिक सैलरी 20,000 भी है तो मुझे पीएफ सिर्फ 15 पे ही देना है। ओके, लेकिन देना वो होगा, चीज है। मैंडेटरी है। लेकिन अगर आपके यहाँ एम्प्लॉय कभी भी 20 नहीं हुआ, 15 ही एम्प्लॉय है हमेशा से, तो आपके कंपनी में पीएफ नहीं का एप्लीकेबिलिटी नहीं मेरा आता, सर आपको पीएफ का मेरा रजिस्ट्रेशन ही 40 नहीं है। लेता। मेरा 40 है, बट क्या है कि उसका सैलरी मान लीजिए 50-60,000 के आसपास में है, तो मुझे 15,000 पे करना होगा क्या? मान लीजिए आपका एक एग्जांपल ले लेते हैं, 50,000 वाले पे आपका बेसिक सैलरी आएगा 25,000। ओके, ओके ओके 25,000 पे 12% नहीं देना अभी फिलहाल आपको। ओके आपको 15,000 पे ही 12% काटना है और अपना 13% ऐड करना। ओके सर, क्लियर समझ क्लियर गए? सर, क्लियर। हाँ क्लियर सर, थैंक यू। सर लेकिन उसके ग्रेचुइटी तो इम्प्लीमेंट होगा 50% के ऊपर ना सर? हाँ, ग्रेचुइटी जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो तो 50% के ऊपर ही होगा ग्रेचुइटी टेबल। ग्रेचुइटी जो आपका वेजेस, हाँ 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 50% जो wages। आपका, जैसे मैंने बताया 50,000 का 25,000 हो गया, तो ग्रेचुइटी 25,000 का कैलकुलेट होगा। सर इस पर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी एलिजिबल है ग्रेचुइटी के लिए? यस, एम्प्लॉय इज एम्प्लॉय, उसको कॉन्ट्रैक्टर पे करेगा। हाँ कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अपने पॉकेट से तो देगा नहीं, अल्टीमेटली तो आपसे लेके देगा। सर वो पीछे ओल्ड एक्ट में जो था जैसे ग्रेचुइटी वो जैसे प्रिंसिपल एम्प्लॉय कुछ लाइबिलिटी नहीं है, तो अभी के एक्ट में क्या वो सेम चीज है या मतलब वो अभी भी वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का तो लाइबिलिटी शिफ्ट हो गई। इफ द कॉन्ट्रैक्टर फेल्स टू कंप्लाई, liability will shift to the principal employer ओके in all cases, because principal employer का मतलब ये हो गया कि you are the original employer, राइट सर। contractor is just the primary employer। तो पहला इंस्टेंस ऑफ कंप्लायंस का बर्डन आता है टू द कॉन्ट्रैक्टर। इफ द कॉन्ट्रैक्टर फेल्स, तो कॉन्ट्रैक्टर को किसने अपॉइंट किया? आपने, वो जिम्मेदारी आप पे आ जाएगी। ठीक है सर। अभी जो एक्ट में बोल रहा है कि आपका 50 जैसे कि 50% एम्प्लॉयमेंट होने से आप कॉन्ट्रैक्ट लेवल लाइसेंस ले सकते हैं, वो 20 से पहले था, अभी तो 50 हो गया ना सर उसका? अभी फिलहाल तो 20 पे ही चल रहा है, क्योंकि इसका जो स्टेट लेवल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टेट लेवल का जो नया रूल्स आना है वो आया नहीं है। उसके लिए टाइम दिया है 45 डेज का। हाँ सर। नेक्स्ट से अनदर 30 डेज और सो वो इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट होगा, तब फिर वो इम्प्लीमेंट होगा। बट सर ये अभी इम्प्लीमेंट हो गया, रूल इम्प्लीमेंट हो गया, उसका एग्जीक्यूशन अभी तक ऑपरेशंस चालू नहीं हुआ है। अभी वो 20% से ही आपका होगा इम्प्लीमेंटेशन?
हाँ, स्टेट्स अभी तक अलग अलग नोटिफाई नहीं किया है ना उसको, उसके हिसाब से सेंट्रल पोर्टल आ जाएगा, फिर आपको अलग अलग स्टेट में अलग अलग लेने का जरूरत नहीं है, बट सर नेशनली एक लाइसेंस में हो जाएगा आपका। ये सोशल सिक्योरिटी कोड जो है ये दिसंबर मतलब नवंबर 21 से ही अप्लीकेबल टू मतलब एवरीबडी इन द होल कंट्री। यस, एंड द पीएफ पीएसआई जैसे आज भरे थे वो एक्ट अभी भी अपना जगह पे है। पीएसआई पीएफ ग्रेचुइटी वो अपना अपना जगह पे है, खाली वेजेस का जो डेफिनेशन है वही चेंजेस हुए हैं। मेनली इसीलिए मैंने वो वेजेस पे ही ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि सारा कंफ्यूजन वेजेस के डेफिनेशन को लेके ही है। सो बाद बाकी सारा चीज को क्या है कि 10 जगह से उठा के एक जगह डाल दिया है। तो रेस्पेक्टिव एक्ट में सर ये चेंजेस ऑलरेडी आ चुके हैं ना? नहीं, ये उसको ओवरराइड कर दे रहा है। नहीं समझा, एक बार फिर बताइए एक्ट में। रेस्पेक्टिव एक्ट में जैसे पीएफ पीएसआई ये जो रेस्पेक्टिव जो एक्ट है उसमें ये वजेस का डेफिनेशन इसको रेफर किया गया ना? ये जो कोड आया लेबर कोड आया उसको ओवरराइड कर दे रहा है। नहीं, अब इसको मेरा अलग तरीके से समझिए। इसको मैंने आपको एक स्लाइड दिखाया था कि एज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस कोड कम्स इन, सो एंड सो एक्ट विल बी रिपेल्ड। ओके। तो पीएफ एक्ट 1952, ईएसआईसी एक्ट 1948 आज के डेट में एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, ओह इट हैज बीन रिपेल्ड। अच्छा। वो एक्ट खत्म हो चुका है। उसके बदले अब जो एक्ट है दैट इज सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। ओके। तो सर अभी समझ गए? तो डेफिनेशन सबका एक ही जगह आ गया। और अब चारों कोड में एक चीज बता देता हूं, वेज का डेफिनेशन बिल्कुल कॉमा फुल स्टॉप के साथ, इट इज कॉपी पेस्ट। तो सर इसका मतलब आज के डेट में जैसे पीएफ ईएसआई सबका देते थे, तो अभी एक सोशल सिक्योरिटी का परसेंटेज जो होता है वो वही रहेगा जो वो, या कुछ उसमें भी कुछ चेंजेस हुआ है? अब यहां फिर पे समझिए, जब एक्ट था तब भी एक्ट रिप्लेस हुआ है। एक्ट आपको स्कीम बनाने का पावर्स दिया गया था टू द एग्जीक्यूटिव्स, और उस स्कीम के तहत परसेंटेज और कौन एलिजिबल रहेगा, कितना पेमेंट करना है, ये सारे स्कीम्स में और रूल्स में डिफाइन हुआ था। वो स्कीम और रूल एज इट इज आज भी इन प्लेस है। एक्ट चेंज हो गया, एक्ट ने डेफिनेशंस दिए थे और पावर्स दिए थे। यस यस यस। ठीक है, तो वो एक्ट स्कीम खत्म होने से डेफिनेशंस चेंज हो गए, रूल्स आज भी वही है। वो स्कीम अगर चेंजेस होंगे तो आगे नोटिफाई हो जाएंगे। हाँ, वो आगे अब 1 साल का टाइम दिया गया है कि 1 साल तक यही रूल्स और स्कीम्स इन फोर्स रहेगा, अनलेस अपडेटेड बाय द डिपार्टमेंट। एंड इट इज एप्लीकेबल इक्वली टू एवरी स्टेट, मतलब ये Yes. सेंट्रल एक्ट तो सब सभी को अपनी अपनी स्टेट के Yes, every state and every union territory. तो आई हैव अ क्वेश्चन, जैसे ऐसे ही समहाउ आई हर्ड ये नया लेबर लॉज में ग्रेच्युटी इज एप्लीकेबल फॉर 1 year ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इज इट ट्रू? No. नो, इट्स स्टिल 5 years. Yes, इसमें आप समझो, एक होता है FTE, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी हूं, मुझे एक प्रोजेक्ट मिला, मैंने आपको हायर किया 1.5 साल के लिए, तो यू बिकम FTE, क्योंकि आपके अपॉइंटमेंट लेटर में एक एक्सपायरी डेट ऑफ योर, एक्सटिंग्विशन डेट ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट इज देयर। In that case only you are a FTE, fixed term employee. Okay. Only for fixed term employee 1 साल के अंदर ग्रेच्युटी एप्लीकेबल होता है। रेगुलर एम्प्लॉयज जिसके एम्प्लॉयमेंट टर्म्स में एक्सटिंग्विशन क्लॉज नहीं है, वहां इट इज स्टिल 5 years। लगता है थोड़ा जल्दी ही अपना रैप अप हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर्स काफी क्लियर हो गया है। We have still half an hour to go. सर लेकिन सर जैसे मेरा एक क्वेश्चन है। ग्रेचुइटी जो है, ग्रेचुइटी क्या मैंडेटरी, मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ कितनी भी जिसकी सैलरी है, तो फॉर एग्जांपल अगर 2 लाख रुपए महीने की सैलरी है किसी की, तो उसके लिए वो मैंडेटरी है, मतलब इट्स नॉट दैट कि Yes. हाई लेवल एम्प्लॉइज आर एक्सक्लूडेड और समथिंग लाइक दैट, वैसा कुछ नहीं, no one is excluded from gratuity. और वो 5 साल के बाद ही वो राइटफुली क्लेम कर सकता है? नहीं, 5 साल के बाद ओनली एट द टाइम ऑफ एग्जिट। हाँ, ओनली एट द टाइम ऑफ एग्जिट। कंटिन्यूएशन रहता है आपका, तो आप क्लेम नहीं कर सकते। मान लो 5 साल के बाद आप कंटिन्यू जॉब नहीं छोड़ रहे हो, तो जॉब में रहते रहते कभी भी क्लेम नहीं होगा। ओनली फाइनल सेटलमेंट में ही ग्रेच्युटी सेटल होती है। सर हम किसी का बेसिक हम मतलब मिनिमम वेजेस हम पूरा सैलरी कर दे, तो हमको तो ग्रेचुइटी सेम अमाउंट का ही देना पड़ रहा है। यस, तो और वो ज्वाइनिंग डेट से ही काउंट होगा, जब से ज्वाइनिंग कर रहा है तब से काउंट होगा ग्रेचुइटी?
नहीं नहीं, वो तो 5 years काउंट होगा ना, ज्वाइन किया तब से। अच्छा, तो वैसा कोई ये नहीं है कि हमको ज्वाइनिंग डेट से ही उसको काउंट करके रखना है, 5 इयर्स होगा तभी उसका काउंट होगा? नहीं, 5 years होगा तब वो एलिजिबल होगा। यहाँ पे आप ठीक से अच्छा समझिए बात। फाइव अच्छा ईयर्स होगा तब वो एलिजिबल होगा, अच्छा बट ग्रेचुइटी इज ऑलवेज ऑन द लास्ट ड्रॉन बेसिक या फिर लास्ट ड्रॉन वेजेस हो गया। अच्छा मैंने आपको ओके ज्वाइन किया 10,000 के वेज में, 5 साल अच्छा बाद मेरा तो वेज 10,000 नहीं रहेगा, मे बी वो 25,000 हो गया। तो अच्छा ग्रेचुइटी कैलकुलेशन 25,000 पे होगा, 10,000 पे नहीं। आज के वेज से ओके मतलब नहीं है, एग्जिट के टाइम पे जो आपका वेज है उस पे मतलब है। समझ गए? हाँ सर। तो सर, जैसे ये जो बड़े जो कॉर्पोरेट्स होते हैं ये लोग मतलब ये जो भी है इन लोग क्या फिर क्या जब एलिजिबल होता है उसी के बाद उसका प्रोविजनिंग करते हैं या डे वन से ही दे स्टार्ट प्रोविजनिंग फॉर इट? आप अगर जिनके यहाँ प्रोविजनिंग होता है हम्म वहां अगर आप देखे होंगे तो हर साल लाइफ इंश्योरेंस का एक पॉलिसी रहता है ग्रेचुइटी का, वो आपको वो लोग कैलकुलेट करके देते हैं वैल्यूएशन ऑफ ग्रेचुइटी करके, हम्म। और वहां वो प्रीमियम पे हो जाता है। तो वो प्रीमियम पे होने का तरीका ये है कि अगर किसी ने बीच में 3 साल के, जब 5 साल के पहले छोड़ दिया, सपोज किसी ने 3 साल छोड़ दिए, तो नेक्स्ट ईयर के वैल्यूएशन में वो रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट हो जाता है। दैट इज वाई एक्चुएरियंस डू द वैल्यूएशन ऑफ ग्रेचुइटी एवरी ईयर बिफोर पेइंग द प्रीमियम। वो एडजस्टेड होता है। लेकिन सर जो कंपनीज में LIC नहीं है दे कंपनीज आर मेकिंग प्रोविजनिंग एज पर 15/26 का जो नॉर्म्स है तो एज पर मतलब दो आई नो दिस इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट तो क्या उसमें 2 साल का जो भी एम्प्लॉई है क्योंकि सिंस डे वन में तो ये लग ही रहा है कि वो 5 साल ज्वाइन करेगा तो क्या उसका प्रोविजनिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बिकॉज करना चाहिए, हर साल आपको करना चाहिए। और बेसिकली अगर ये बात बोलते हैं, मैं ऑफ द लाइन मतलब ऑफ द रिकॉर्ड ही आपको बता रहा हूँ, एक्चुएरियन जो इसका वैल्यूएशन करते हैं, खास जरूरत नहीं है, इसका वैल्यूएशन का बहुत सिंपल सा तरीका है। 31 मार्च को जो आपका वैल्यूएशन निकल रहा है क्या तो नीचे भर दी है आशीष जी, 31 मार्च को जो उसका वैल्यूएशन निकल रहा है वो आपने वैल्यूएशन कर लिया, लास्ट ईयर का जो वैल्यूएशन निकल रहा है उसको माइनस कर दो, आपको करंट ईयर का वैल्यूएशन मिल गया। राइट इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं सर क्या तो हो जो रहा है ना छोड़ कि क्वेश्चन ये आ रहा है कि अभी समझ लीजिए आज एम्प्लॉइज है कोई 2 साल है किसी का 3 साल है तो लीगली तो वो एंटाइटल्ड नहीं है बट अब मैं 5वें साल में अगर करूंगा तो मेरा बहुत बड़ा कहीं ना नहीं, कहीं वो आप हर साल ही करते हो, साल का साल आप प्रोविजनिंग कर देते हो तो रिवैल्यूएशन हो जाता है ना ऑटोमेटिकली हर साल। ठीक है सर आप बिकॉज बात समझ गए? मैं समझ गया सर क्योंकि लेकिन ऐसे एलिजिबल वो तभी होगा जब वो 5 साल के तक कंटिन्यूस एम्प्लॉय को प्रोविजन मिलेगा तभी। हाँ बट प्रोविजनिंग तो करना ही चाहिए। तो आप प्रोविजन अपना लाइबिलिटीज तो आपका एक्रू हो ही रहा है ना। सर मैं थोड़ा देर पहले आपसे पूछा था वो ग्रेचुटी के बारे में तो मेरा और हल्का उसमें रह गया था क्वेरीज कि 92 का कंपनी है ठीक है हाँ उस टाइम में उसके पास बहुत सारा एम्प्लॉयज था फैक्ट्री था उसमें काम होता था आयरन वगैरह सबका अभी उसके पास में ट्रेडिंग का काम करता है और छोटा मोटा मतलब 2-3 स्टाफ है तो उस केस में वो स्टाफ जो अभी इतना दिन से टिल मतलब इतना दिन से काम कर रहा है मान लीजिए 25-30 साल से तो उसको फिर उसके लिए क्या ग्रेचुटी एप्लीकेबल है जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अगर 10 एम्प्लॉय है तो ग्रेच्युटी एप्लीकेबल है। मैं नहीं अभी करंट डेट में नहीं है बट उस टाइम में 92 से लेके वो बहुत दिन जब तक वो फैक्ट्री का काम किया उस टाइम में तो पुराना था। बात छोड़ दीजिए, पुराना बात छोड़ दीजिए, आज के डेट में अगर वो फैक्ट्रीज एक्ट में है तो 10 हाँ वाला कैटेगरी भी 10 वाला फैक्टर फैक्ट्रीज एक्ट में नहीं एप्लीकेबल होता है। ओके फैक्ट्रीज एक्ट में इट इज ऑल एम्प्लॉयज। नॉन अच्छा फैक्ट्री अगर है, ट्रेडिंग फर्म है, हम्म आपका जिस भी रेफरेंस डेट से 12 महीना पहले तक अगर 10 आदमी है तो है, 12 महीना पहले से 10 आदमी नहीं है तो नहीं है। पुराना ग्रेचुइटी एक्ट में कभी भी 10 आदमी हुआ तो था। नया कोड ओके में एनी वन बिफोर प्रीसीडिंग 12 मंथ्स का आ गया है एप्लीकेबिलिटी। ओके ठीक है सर थैंक यू। सर ईएसआईसी में कोई अलग से चेंजेस हुआ है कि जो पहले था ग्रॉस आपके वो तो 21,000 उसके ऊपर डिडक्ट नहीं होते थे अभी भी स्टिल उसमें ऊपर डिडक्ट नहीं हो रहे कि सर कुछ उसमें चेंजेस आए हैं?
पहले ग्रॉस को वो लोग वेजेस मान रहे थे, अब वेजेस का डेफिनेशन चेंज हो गया तो पूरा ही चेंज हो गया ना। अभी अभी मान लीजिए सर किसी का सैलरी है 1 लाख रुपए, अभी हाँ 50,000 मतलब उसका बेसिक हो गया, और हाँ, उसपे तो बाकी ये जो सही से बाहर है। पैसे से बाहर है सर, वैसे भी उसमें एप्लीकेबल फील नहीं होगा। अब मेरे को आप 30,000 का ब्रेकअप बनाकर बताइए। 30,000 रुपया ग्रॉस है तो पहले बाहर था, हम्म। अब क्या होगा? अभी सर 30,000 में अब क्या होगा बताइए। आपका नाम? सर सुदीप तो सुदीप तो सर। आप बताइए 30,000 वाले में आप अगर उसको 50% करते हैं तो 15,000 हो गया ना। हो गया, हाँ तो वो अब वो कवर होगा। होगा। समझ गए? यस सर। ये चेंजेस आया है ये चीज। ओके सर, थैंक सर हेलो। हाँ दिनेश जी। सर सर मुझे लीव के बारे में थोड़ा बताना था कि अगर कोई कंपनी का अगर ये पॉलिसी है कि ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट हमको लीव इनकैशमेंट नहीं देंगे, ओनली ऑन एग्जिट उनको लीव इनकैशमेंट देंगे, सो वेदर दैट इज राइट और रॉन्ग सर एज पर द दैट लॉ? इज रॉन्ग। पहले भी गलत था, ओके ओके आज भी गलत है वो चीज। थैंक यू सर। तो सर एक्चुअल लीव का क्या एक्ट है एज पर लॉ, एक बार सर अब बता दीजिएगा तो। अभी तक देखिए अर्नड लीव का आया है एक्ट में, बाकी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट वाला स्टेट अलग अलग नोटिफाई करेंगे। अच्छा तो सेम रहने वाला सेम ही है। तो अर्नड लीव वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो बताया, फॉर एवरी 20 days वर्क देयर इज 1 day ऑफ पेड लीव। ओके एलिजिबिलिटी पहले 240 दिन करने पे आता था, अब 180 दिन अगर कोई काम किया आपके यहाँ हम्म तो वो उसका एलिजिबल है। मान लो मैं आपके यहाँ 170 दिन काम किया तो मुझे एक भी लीव नहीं मिलेगा। अच्छा बट अगर 180 दिन काम कर लिया तो फॉर एवरी 20 days वर्क एक दिन का लीव मिलेगा। अच्छा या तो मतलब आप लीव हमको ले लो या उसका एनकैशमेंट ले लो। एंड तो एनकैशमेंट इज ऑन द वेजेस, नॉट ऑन टोटल रेम्युनरेशन। हाँ सर ये जो बाकी के जो कोड्स आए हैं, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, इसमें कोई ऐसी चीज है क्या जो एक सीए फर्म को या ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी, इसमें कोई सीए फर्म को ध्यान रखना चाहिए? ऑक्यूपेशन हेल्थ सेफ्टी मैंने अभी बहुत ज्यादा स्टडी नहीं किया है, वो पुराने वाला ही है, ओके उसमें कोई खास इम्प्लीकेशन नहीं है। तो अभी जो नया सीएफएम में बाकी जो इम्प्लीकेशन आएगा ऑन आईआर कोड, वो आएगा बेसिकली नोटिस पीरियड। इफ योर कंपनी इज लेस देन 50 एम्प्लॉइज तो नोटिस 50 पीरियड 1 महीना का मैंडेटरी है। एंड एक और आ गया है कि इफ यू आर टर्मिनेटिंग, राइट टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, अगर कोई रिजाइन करके जाता है तो नहीं मिलेगा 15 दिन का सेवरेंस पे फॉर एवरी ईयर वर्क। सर एक्चुअली वो लाइन डिस्टर्ब हो गई, कैन यू प्लीज रिपीट वंस प्लीज? रिट्रेंचमेंट का क्लॉज है कि आप किसी को टर्मिनेट करते हो या रिट्रेंच करते हो, एंड इफ योर कंपनी इज लेस देन 50 एम्प्लॉइज तो 1 महीने का नोटिस या नोटिस पे एंड 15 दिन का सेवरेंस पे। Here the bottom line is, if you are retrenching someone, if someone is resigning, they are not entitled to severance pay. आप मुझे निकाल रहे हो तो 15 दिन फॉर एवरी ईयर वर्क देना है। मैं खुद छोड़ के जा रहा हूं तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। इसका इसका कोई स्टार्टिंग टाइम लिमिट नहीं है कि वो एम्प्लॉय कितना दिन से काम किया हुआ है या कोई ऐसा कुछ नहीं है ना? 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर ना? ओके। तो 240 डेज अगर काम किया है मिनिमम नोटिस पीरियड सर 1 मंथ ही होना चाहिए। मिनिमम 1 मंथ। 1 मंथ और सर हम लोग 2 मतलब 60 डेज क्या कर सकते हैं? आराम से कीजिए, 60 डेज 90 डेज आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक क्वेश्चन से और हेलो। इनफैक्ट नॉर्मल इंडस्ट्री डिफॉल्ट 3 महीना है। हाँ सर वही एक बार कंफर्म कर लिया क्योंकि पीडब्ल्यूसी में तो मतलब 90 डेज एकदम नॉर्मल है। एनी कंपनी विद मोर देन 300 एम्प्लॉइज वहां 3 महीना का नोटिस पीरियड कंपल्सरी है। हाँ ओके सर। और सर मोर देन 150 तो? मोर देन 50 का है, मोर देन 50 में भी वही है आपका अच्छा 3 महीना का, बट लेस देन 50 में 1 मंथ है। ठीक है ठीक है।
सर लेस देन सर अभी 50 में पहले 1 हम मंथ लोग से कम हो सकता है? हाँ, लेस देन 50 अगर एम्प्लॉय है तो 1 मंथ से ज्यादा हो सकता है? 1 मंथ से ज्यादा आप कर सकते हैं, अच्छा, कम नहीं, हाँ ठीक, समझ गया। मिनिमम 1 मंथ। मिनिमम 1 मंथ। टर्मिनेशन में थोड़ा क्लैरिटी और एक बार सर प्लीज। क्या बोल रहे हैं? टर्मिनेशन का जो बोले ना सर, अगर लेस टर्मिनेशन में आपको मिनिमम 1 मंथ नोटिस फॉर कंपनीज बिलो 50 एम्प्लॉइज एंड 15 डेज पे फॉर एवरी ईयर वर्क, वो सेवरेंस पे हो गया आपका। सो इफ बिलो 50 अगर है तो हाँ, 15 दिन का सर्वेंस पे फॉर एवरी ईयर पर कंप्लीटेड लेबर सर्विसेज मीन्स यस 1 ईयर जो 240 डेज व्हाटएवर। यस। तो वो तो ग्रेचुइटी हो गई एक तरीके से। नहीं, ये आप ग्रेचुइटी कैसे हो गया? आप रिजाइन करके जाते हो तो अभी आपको ग्रेचुइटी मिलेगा। इस केस में आप रिजाइन करके जाते हो तो ये वाला क्लेम नहीं कर सकते ना 15 दिन का सेवरेंस पे। फिर से बोलिए, क्या बोले सर अभी? दिस इज इन केस ऑफ रिट्रेंचमेंट, निकाल ठीक रहे हो है। किसी को। नॉट इन केस ऑफ रेजिग्नेशन। बी वेरी क्लियर ऑन दिस। कोई बंदा खुद छोड़ के जा रहा तो उसको आप सेवरेंस पे क्या देंगे? आप किसी को निकाल रहे हो ओनली इन दैट केस। अगर बिलो 50 है, निकालने अबव के 50 है केस तो सर में ग्रेचुइटी के अलावा ये सर्विलेंस अलग देना पड़ेगा। लेट से 5 इयर्स कंप्लीट होता है निकालते ही समय, तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट तो कवर कर रहा है उसमें, वो भी आएगा और तो सेवरेंस पे भी आएगा, दोनों आएगा। दोनों मिलेगा उसको। तो मतलब आप अगर आप उनको निकालते हो, मेक श्योर कोई रिजाइन करता है तो नहीं। समझ गया समझ गया। so this severance pay is also 15 days wages, मतलब 50 wages 50%। हाँ, वेजेस 15 डेज पे मतलब 15 डेज वेजेस, एवरीथिंग इज वेजेस, इसीलिए वेजेस पे इतना ध्यान दिया था पहले मैंने। साथ पूछिएगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हेलो हाँ सर, जैसे अपने कंपनी में जो एम्प्लॉय है अपने हर महीना उनको 2 करके लीव क्रेडिट करते हैं। हाँ अगर वो लोग एब्सेंट करते हैं तो उस लीव एडजस्ट कर लेते हैं हमने। अगर वो हाँ लोग absent नहीं करते, से सपोज 2 करके टोटल 24 लीव्स होता है पूरा ईयर, थ्रू आउट द ईयर। हाँ हाँ किसी का मान लीजिए 15 लीव बच गया हाथ में, तो हम लोग उनको लीव एनकैशमेंट दे देते हैं पूरा। हाँ हाँ। तो ये जो हम लोग लीव एनकैशमेंट देते हैं, तो इसके ऊपर क्या ये एसआईपीएफ एप्लीकेबल होगा सर? नहीं होगा नहीं होगा ना? ना। तो ये क्या मेरा पार्ट ऑफ सीटीसी बना? नहीं, पार्ट ऑफ सीटीसी कैसे होगा? आप तो लीव दे रहे हैं। अच्छा, ये मतलब ओवर एंड अब अबव अब सीटीसी। अब मेरा एक बात इसमें यहाँ पे काउंटर पॉइंट में आपको एक अलग तरीके से समझाते हैं। मान लीजिए मैं पूरा छुट्टी ले ही लेता हूँ 24, आप तो ईएसआईपीएफ दे ही रहे हैं ना उस पे। दे रहे हैं। हाँ सर, हाँ सर। और अब मान लो मैं 24 दिन का एक भी छुट्टी नहीं लिया, हम्म तो साल में जितना वर्किंग डेज आप मेरा पीएफ से उससे ज्यादा का पेमेंट करोगे। मतलब महीने में आप 30 दिन के महीने में 32 दिन का तो नहीं पे कर सकते ना। नहीं कर सकते सर। समझ गए? तो ये लॉजिक लगता है यहाँ पे। ओके, ठीक, थैंक यू सर। लीव एनकैशमेंट में ये लॉजिक आता है। ठीक, ओके, एक थैंक यू। क्वेश्चन था सर, पीएफ का अगर किसी कोई लेबर है जिसका पीएफ का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया और वो 45 दिन काम करके छोड़ के चला गया, तो अब उसका पीएफ देना मैंडेटरी है कि नहीं? वो कैसे एकदम देंगे सर? मैंडेटरी है। तो लेकिन वो रजिस्ट्रेशन तो हो ही नहीं पाया उसका, बिकॉज ऑफ एनी रीजन। इसीलिए थोड़ा डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट रखना होता है ना। इसीलिए स्ट्रिक्ट रखना होता है। आप अच्छे कंपनीज में कहीं जाओगे तो उनका गेट पास ही नहीं बनता जब तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। ओके। ये प्रॉब्लम है। एम्प्लॉय आपने रख लिया, उसको सैलरी पेमेंट कर दिया, उसका डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, आधार में इशू है या कुछ इशू है, यस यस, बहुत और होते फिर हैं सर बंदा ऐसे। छोड़ के चला गया और अनट्रेसेबल है, तो हाँ जिंदगी भर की लाइबिलिटी है आपकी। आप उसको चाह के भी पेमेंट नहीं कर सकते। ये डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग बाय द एचआरस। यस सर, ओके। सर प्रोडक्शन इंसेंटिव पार्ट ऑफ ईएसआईसी होगा क्या सर? हर महीने का जो प्रोडक्शन इंसेंटिव हम लोग देते हैं, तो ये ईएसआईसी का पार्ट होगा? प्रोडक्शन इंसेंटिव फ्रॉम मेरा रीडिंग ऑफ द वेज कोड के हिसाब से पार्ट ऑफ वेजेस नहीं होगा। सर क्या है ना, अभी जो एग्जिस्टिंग प्रोसीडियर है, मान लीजिए हम लोग हर महीना प्रोडक्शन इंसेंटिव देते हैं कुछ लेबर को, ठीक है? तो उसमें तो सर पहले वाला एक में था कि हर महीना कुछ मतलब इंसेंटिव देते हैं, वन टाइप ऑफ वो वेजेस काउंट होता था। मतलब अभी क्या तो इस लॉ में वो मैं आपको इसमें अगर आप लोगों को किसी को क्रॉस रेफरेंसिंग करना हो
से आई एम गिविंग माई हाँ सर। इंटरप्रिटेशन, बट मैं सामने आपको एक्ट्स और कहाँ पे वो रेफरेंस है वो मैं बता देता हूँ, हाँ सर। तो आप लोग भी उसको अपना रीडिंग कीजिए, आई विल एनकरेज दैट। तो आप देखिएगा ये जो चीज था, प्रोडक्शन इंसेंटिव या एनी अदर रेम्यूनरेशन, ये ESIC एक्ट 1948 के वेजेस में ये था, ओके। उस वेजेस के डेफिनेशन में वो था कि एनी अदर रेम्यूनरेशन पेड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन 60 डेज। अब क्योंकि एक्ट नहीं रहा तो वो डेफिनेशन भी नहीं रहा। में अगर आप जाओगे, मतलब ESIC एक्ट 1950 क्लॉज 50 आप जब रीड करोगे, आप लोग नोट कर लीजिए, क्लॉज 50 आप हाँ सर, जब नोट कर रूल्स लीजिए। में जाओगे, वहां पे लिखा हुआ है वेजेस एज डिफाइंड इन द एक्ट सेक्शन सच एंड सच। समझ गए? एलिजिबिलिटी इज सेक्शन 50 एंड कंट्रीब्यूशन इज सेक्शन 51। 51, हाँ सर। उन दोनों में वेजेस लिखा हुआ एज पर द एक्ट। एक्ट हवा हो गया, अब कोड आ गया। हाँ सर। कोड में वेजेस का मतलब कुछ और हो गया। ठीक है, थैंक यू सर। समझ गए? तो माई रीडिंग इज हाँ बेस्ड सर। ऑन दैट। ये सब इंटरप्रिटेशंस ही हैं, तो आई विल एनकरेज ऑल ऑफ यू आर लर्नेड एंड क्वालिफाइड पीपल। आप भी एक्ट को, रूल्स को, कोड को क्रॉस रेफरेंसिंग जरूर कीजिए। थैंक यू सर। सर कोई भी एम्प्लॉय 180 डेज काम कर लिया, फिर उसके बाद से हम 20 डेज करके काउंट करेंगे ना लीव के लिए? नहीं नहीं, 180 डेज पे वो लीव के लिए एलिजिबल हो जाता है, बट फ्रॉम अच्छा, डे 1 एवरी 20 डेज इज 1 लीव। फॉर डे 1। ओके यस। ओके। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैंने 170 दिन अगर काम किया तो मुझे एक भी नहीं मिलेगा, एलिजिबल नहीं होगा। अच्छा, समझ गए सर। ठीक है, नया लेकिन और हम जैसे ही 180 कर लिया, मैं सारे चीजों के लिए एलिजिबल हो गया। अच्छा, तो ये हमको एक प्रोविजन काउंट करके रखना ही है। आप अर्न लीव नॉर्मली 20 दिन पे एक दिन स्टैंडर्ड इंडस्ट्री प्रैक्टिस है हमेशा से ही। सर ये जो 20 दिन पे एक दिन वो ओके लास्ट सर। लास्ट फाइनल से लेकर ना, जो अपने देखते हैं कि हाँ उधर हम लोग लीव देते हैं, लास्ट फाइनल से में काम किया 20 दिन से एक मतलब 240 दिन, तभी जाके। नहीं नहीं नहीं, ये फाइनेंशियल ईयर से मतलब नहीं, उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग से होता है। अच्छा, तो जब तक वो 180 दिन नहीं होता इस साल में, उसको हम लोग देंगे ही नहीं। नहीं, साल का नहीं है वो, आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग से जनरली पकड़ा जाता है। अच्छा। अब मान लीजिए मैं आपके यहाँ ज्वाइन किया जनवरी में, तो फाइनेंशियल ईयर में तो होगा ही नहीं, जी सर बट वो मेरा क्या गलती है उसमें? ज्वाइनिंग लेटर क्या मैंडेटरी है क्या कंपनी के लिए कि यस, उसको रखना अपॉइंटमेंट लेटर इज मैंडेटरी नाउ फॉर ऑल एम्प्लॉइज। ऑल एम्प्लॉयज ना सर? ओके। अच्छा, थोड़ा स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में बताइए ना सर। स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू कंपनीज अबव 300 एम्प्लॉइज। सर ये पहले भी था, आज भी है। पहले ये 100 एम्प्लॉइज में था कुछ स्टेट्स में, कुछ स्टेट्स में 300 एम्प्लॉइज था। अब वो यूनिफॉर्मली ऑल इंडिया बेसिस पे 300 एम्प्लॉइज पे स्टैंडिंग ऑर्डर है। मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर विल बी इशूड बाय दी स्टेट गवर्नमेंट्स। पुराना जहां तक वो कॉपी पेस्ट ही आएगा फ्रॉम दी पुराना स्टैंडिंग ऑर्डर, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर। उसमें बेसिकली एक कंपनी अपना सारा कुछ डिफाइन करती है और लेबर कमिश्नर उसको सर्टिफाई करता है। हु इज अ टेम्पररी वर्कर, हु इज अ परमानेंट वर्कर, आपके यहाँ क्या सिस्टम्स है, बेसिकली पूरा जो आपका कॉम्पनसेशन पॉलिसी है, HR पॉलिसी, उसको आप डिफाइन करते हो और लेबर कमिश्नर इन कंसेंट विद ऑल द यूनियंस विदाउट एनी ऑब्जेक्शन उसको सर्टिफाई कर देता है। सो दैट बिकम्स योर बेसिकली हैंडबुक एक तरह का। सर वो स्टैंडिंग सर ऑर्डर अभी अभी डिफाइन हो गया? नहीं, अभी नहीं। वो स्टैंडिंग ऑर्डर के अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब हाँ, नए इसके कोड पहले भी कर रहा था। में, नया कोड में सर हाँ, नया कोड में स्टैंडिंग ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है। कर रहे हैं। सर ये न्यू सर न्यू इसका कोड ये में आपको स्टैंडिंग ऑर्डर आपको मिलेगा IR वाले में, कहाँ मिलेगा इंडस्ट्रियल सर? रिलेशंस कोड में मिलेगा। ओके ओके ओके। सर एक क्वेश्चन। सर अगर जैसे न्यू कोड में आया कि अपॉइंटमेंट लेटर इज नाउ मैंडेटरी फॉर एनी यस, ग्रेड ऑफ एम्प्लॉइज, अगर कोई कंपनी और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं उनको भी क्या इश्यू करना जरूरी है, या गोइंग फॉरवर्ड जो भी अपॉइंटमेंट है उसके लिए देना है?
नहीं, सबको आप इशू कीजिए। जो पुराने एम्प्लॉयज हैं उनका आप वहां पे मेंशन कर दीजिए, योर ओरिजिनल डेट ऑफ ज्वाइनिंग वाज सच एंड सच। ओके। अदरवाइज ऑल्सो कभी भी आप रिवाइज करते हैं तो वो वैसे ही होता था, पहले भी ऐसा ही होता था। पुराने एम्प्लॉयज को या नया कुछ टर्म्स कंडीशंस आपका आया तो आप रिवाइज्ड अपॉइंटमेंट लेटर हमेशा इशू कर सकते हैं, बट उसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको मेंशन करना होगा ताकि नाउ इट उसका इज मैंडेटरी, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के लिए मैंडेटरी हो गया है अपॉइंटमेंट लेटर इशू करना, कैसे? इट इज मैंडेटरी, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के लिए भी? यस, टू ऑल एम्प्लॉयज। ओके। सर साइट पे अगर कोई लेबर लेते हैं हम लोग 2-4 दिन के लिए या 1 वीक के लिए, उसके लिए पीएफ ईएसआई का एप्लीकेबिलिटी है सर? ये पैन इंडिया है, सोशल सिक्योरिटी के लिए एक पैन इंडिया होना चाहिए, पीएफ का तो उसका है। और आप लोगों का जो ये सब देखिए, बहुत स्पेसिफिक जो इश्यूज हैं वो आई रिफ्रेन फ्रॉम डिस्कसिंग इट इन ओपन फोरम्स, क्योंकि उसका मिस इंटरप्रिटेशन का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। हर चीज का रास्ता है, हर चीज का तोड़ है, बट यूनिफॉर्मली बताना थोड़ा गलत हो जाता है, इसलिए मैं आपको स्पेसिफिक नहीं बता रहा हूँ। ओके सर। ओके, थैंक यू। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ, जैसे ईएसआई कवरेज में अभी बोल रहे हैं ना, एक्सटेंड टू पैन इंडिया, यस, तो जैसे अपने ईएसआई में तो हर स्टेट वाइज पहले हम लोग को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। जैसे वेस्ट बंगाल में मेरा रजिस्ट्रेशन है तो डब्ल्यूबी से वो है, अलग अलग हाँ, स्टेट अलग अलग होता होगा, तो क्या हाँ। आपसे एक ही रजिस्ट्रेशन होगा सर? नहीं, सब कोड आप ले सकते हैं, मेन कोड एक ही लीजिए, बाकी जगह सब कोड लीजिए। स्टेट वाइज सब कोड आएगा क्या फिर? हाँ, स्टेट वाइज क्या, एक स्टेट में भी मल्टीपल सब कोड्स होते हैं। अच्छा। अब जैसे हम लोगों का थर्ड पार्टी पेरोल का भी काम है, तो पैन इंडिया एम्प्लॉइज हैं। मेरे वेस्ट बंगाल में 6 अलग अलग कोड्स हैं, सब कोड। अच्छा। तो मेन कोड एक रखिए, बाकी सब कोड आप अलग रखिए। दैट इज द ऑपरेशनल पार्ट ऑफ ईएसआईसी, दैट इज नॉट द रेगुलेटरी पार्ट ऑफ ईएसआईसी। ओके ओके और ओके इसका सर। भी आप लोग बैकग्राउंड समझ लीजिए। स्टेट इंश्योरेंस मतलब ईएसआईसी में जो बेनिफिट मिलता है उसमें एक छोटा पोर्शन इज कंट्रीब्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ओके। तो एक ही जगह आप कोड रखते हैं तो वो लोग बेनिफिट देने में दिक्कत इसलिए करते हैं कि भाई आपने कंट्रीब्यूशन बंगाल में किया और बेनिफिट आप तमिलनाडु में ले रहे हो, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट को तो कुछ मिला नहीं। इसीलिए दे इंसिस्ट ऑन सब कोड्स। लोकल कोड आप लेते हो तो लोकल कंट्रीब्यूशन हो गया, उसका शेयर उस लोकल स्टेट गवर्नमेंट को मिल गया। बट मेन कोड हमेशा एक ही रखिए, मल्टीपल मेन कोड्स मत निकालिए, नहीं तो मल्टीपल टाइम्स इंस्पेक्शन होगा। अच्छा सर, जैसे हम लोग तो ऑलरेडी ईएसआई में रजिस्टर्ड और मेरे पास एक कोड है, तो क्या हम हाँ। लोग को भी सेंट्रलाइज कुछ अप्लाई करना पड़ेगा फिर से? नहीं, कोई नया रजिस्ट्रेशन जरूरत नहीं है, पुराना रजिस्ट्रेशन आप वैलिड। अलग स्टेट में आपको चाहिए तो अलग सब कोड आप ले सकते हैं। का सैलरी तो 17 गया नहीं था। सर एक क्वेश्चन और है मेरा, जैसे अभी ये न्यू वेज कोड आया है, नहीं गया था कुछ नहीं किया था। कंप्लायंसेस है, जैसे गलत जो मेरा रेम्युनरेशन है, टोटल रेम्युनरेशन उसका 50% मेरा ग्रॉस होना चाहिए, सॉरी वेज होना चाहिए, हाँ। अपॉइंटमेंट रेशियो होना चाहिए। अगर मैं कुछ कंप्लायंसेस फेल करता हूँ इसमें से, तो गवर्नमेंट कैसे इस चीज को ट्रैक करती है, मतलब कैसे कर पाएंगे? इंस्पेक्शंस होंगे, इंस्पेक्शंस हैं, कंप्लेन्स हैं। ओके। और सर इसका पेनल्टी वगैरह क्या है, इसके लिए कुछ बोला गया है? बहुत खतरनाक है। पहले जो 500,000 रुपए का पेनल्टी था, अभी 20,000 से शुरू हो रहा है। मोस्ट ऑफ इट 50,000 से शुरू हो रहा है, मिनिमम 10 लाख तक जा रहा है पेनल्टी। एंड सेकंड ऑफेंस, मोस्ट ऑफ द सेकंड ऑफेंसेस आर इम्प्रिजनमेंट। वो सब बोलने का बात है कि डिक्रिमिनलाइज कर दिया है। सेकंड ऑफेंस ऑलमोस्ट हर चीज में इम्प्रिजनमेंट कर दिया है। अच्छा सर, ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। सर ईएसआई रिलेटेड अगर सारे एम्प्लॉयज आउट ऑफ ईएसआई रजिस्ट्रेशन है और आप ऑलरेडी ईएसआई में रजिस्टर्ड है, तो फिर भी हाँ। नील रिटर्न फाइल करना पड़ेगा सर? नहीं, अभी तक जो प्रोसेस चल रहा है ईएसआईसी का, उसमें निल रिटर्न का कॉन्सेप्ट सिर्फ पीएफ में है, ईएसआईसी में नहीं है। ईएसआईसी में आपको हर 6 मंथली, हाफ ईयरली आपको एक डिक्लेरेशन डालना पड़ता है कि वी हैव नो एम्प्लॉइज अंडर द कवरेज। रिटर्न नहीं लगता। ईएसआईसी में जीरो रिटर्न का कॉन्सेप्ट नहीं है। डिक्लेरेशन भी सर ये ऑनलाइन कि फिजिकल? ऑनलाइन ही जाता है पोर्टल पे। ओके सर। I think we are nearing the time end. So
Renu ji, if you want to conclude, or सर Renu ji, if you want हेलो to, हाँ, सर हेलो सर बोलिए चंदन जी। हाँ सर बोल रहे थे अभी जो कोड इम्प्लीमेंट हुआ है अब एक नया ट्रेंड हुआ है कि रिटेंशन अलाउंसेस सब जगह वही आपका आ रहा है वो उसका क्या है सर एग्जैक्टली वो एक चीज क्या है वो देखिए, रिटेनिंग अलाउंसेस, जैसे कुछ ने बोला था कि रिटेनर बोल के रख रहे हैं, या फिर कई जगह होता है रिटेनिंग अलाउंसेस सीजनल इंडस्ट्री में, जो या फिर आईटी में होता है ना बेंच, कि आपको काम नहीं करवा रहे हैं लेकिन आपको पैसा दे रहे हैं, वो हो गया रिटेनिंग अलाउंसेस। जैसे बहुत सारा सीजनल इंडस्ट्री में 6 महीना काम हुआ, 6 महीना बैठ के पैसा दे रहे हैं, सम अमाउंट, तो वो हो गया रिटेनिंग अलाउंस इफेक्टिवली। सर उसमें तो वो 50% से नीचे ही होगा फिर वो रिटेनिंग अलाउंस अपने आप में पूरा ही रिटेनिंग अलाउंस वेजेस माना गया ना। आप अगर किसी को रिटेनिंग अलाउंस बोल रहे हैं तो इट विल इंक्लूड एज वेजेस, उसको फिर तो डिवाइड नहीं हो रहा ना। अच्छा तो अच्छा उसमें इंक्लूडिंग हो जाएगा फिर wages में डेफिनेशन में लिखा हुआ है ऑल रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग, इट इंक्लूड्स बेसिक, डियरनेस अलाउंस एंड रिटेनिंग अलाउंस। तो वो तो वेजेस में आ गया, डू नॉट इंक्लूड में तो आया ही नहीं ना कोई भी चीज उसमें। हाँ सर ठीक ठीक थैंक अब यू जैसे आप बोलेंगे किसी को 100% बेसिक दे रहे हैं तो उसमें तो आप क्या ही डिवाइड करेंगे फिर। हाँ सर वही चीज है हाँ। सर रीजॉइनिंग के लिए ठीक भी जो रीजॉइनिंग होता है बहुत सारा स्टाफ छोड़ देता है, होटल इंडस्ट्री में कुछ ज्यादा ही होता है सब चीज, छोड़ के फिर 2 महीना बाद वापस आ जाता है, तो उस केस में ग्रेजुटी का कुछ मतलब क्या होगा सर, एक बार थोड़ा सा बताइएगा। पहले मैं एक बार सुनील जी का ले लेता हूँ सवाल। सुनील सर जी, आप कुछ बोलो। मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। मेरा एक सवाल नहीं है। जैसे अभी मैं पढ़ रहा था न्यू लेबर कोड में कि जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयज हैं एफटीए वाले उनको 1 साल के बाद यू सपोज टू ग्रेच्युटी, जबकि रेगुलर एम्प्लॉय के लिए क्या वो 5 इयर्स फिक्स्ड है? रेगुलर एम्प्लॉय के लिए 5 इयर्स है। मतलब रेगुलर एम्प्लॉय 5 साल के बाद ही एलिजिबल होगा ग्रेच्युटी के लिए, यस फिक्स टर्म एम्प्लॉय 1 साल में एलिजिबल हो जाएगा। यस, ये थोड़ा सा एक आयरनी नहीं है कि एक फिक्स्ड एम्प्लॉय को एलिजिबल के लिए 5 साल, एक सॉरी फिक्स्ड वाले को 1 साल और रेगुलर के लिए 5 साल? उसके लिए तो आपको मोदी जी से बात करना पड़ेगा। उसके लिए मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ जवाब देने की, नहीं नहीं नहीं, मैं आयरनी ऐसे के बारे ही में ये तो। पॉइंट रख रहा था, मे भी डिस्कस हुआ होगा आगे। थैंक यू सर हाँ वही राहुल जी, आप बोल रहे थे, आई थिंक टाइम तो आप हो गया है राहुल जी। आई थिंक विल बी योर लास्ट क्वेश्चन। यस सर, बोलिए। बोले सर वो जो रीजॉइनिंग होता है ना सर, होटल इंडस्ट्री में क्या होता है कि वो बहुत सारा स्टाफ छोड़ दिया फिर 2 महीना बाद घूम के आ गया कहीं से, तो वो उस केस में ग्रेच्युटी का फिर कुछ टर्म्स क्या होता है वो थोड़ा सा क्लियर नहीं, कर जब दीजिए। छोड़ दिया है तो उसको एग्जिट दिखाइए, वापस आया तो रीज्वाइनिंग दिखाइए, उसका टेन्योर विल बी फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड डेट ऑफ लीविंग। ओके आप सर, एग्जिट ओके नहीं ओके ठीक दिखाएंगे तो ठीक आप है। तकलीफ में आएंगे, एग्जिट दिखाइए उसका। सर दो क्वेश्चन था सर। We हेलो are already above scheduled time. मैम, जस्ट 2 minutes मैम, Sir, is it इफ यू okay? ओके Just last शरद, question, one last लास्ट question. क्वेश्चन शरद जी। हाँ सर, जैसे मेरा वेस्ट बंगाल में हेड ऑफिस का रजिस्ट्रेशन है और मेरा हाँ सारा ऑपरेशन जो होता है वो तमिलनाडु से होता है, तो हाँ, मेरा सारा रजिस्ट्रेशन जो है तमिलनाडु में लिया हुआ है, तो क्या मेरे को वेस्ट बंगाल में एसआईपीएफ का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर यहाँ एम्प्लॉयज नहीं है तो क्यों लेंगे आप यहाँ रजिस्ट्रेशन? हाँ, यहाँ पे एम्प्लॉय है नहीं मेरा कुछ। तो यहाँ लेने का कोई जरूरत नहीं है। एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलना चाहिए, आप रजिस्ट्रेशन कहीं भी लीजिए। अच्छा सर, लास्ट वन इज, जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसमें क्या मेरे को सीटीसी का ब्रेकअप डालना मैंडेटरी है? नहीं, आपको रेम्यूनरेशन का ब्रेकअप डालना जरूरी है। सीटीसी अपने हिसाब से हम लोग समझाने के लिए डालते हैं, कभी भी सीटीसी का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं लेबर लॉ में। अच्छा, रेमुनरेशन का ब्रेकअप डालना जरूरी वो है? एम्प्लॉय को जताने के लिए कि तुमको इतना पैसा दे रहे अच्छा अच्छा, करेक्ट सर, करेक्ट। हैं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू ठीक वेरी है, मच। थैंक यू एवरीवन, इट वाज अ ग्रेट सेशन। अब रेणु जी एंड इंदु जी, इफ यू वांट टू टेक ओवर। Yeah. Sir, with your permission, should I take over? Chatraj sir?
So thank you, Aditya ji, for enlightening us on this new topic, which is the talk of the town today. It was really enriching and it provided deep insights. And I must mention the patience with which you have dealt with the questions and the real life queries of the participants. It deserves a mention. And I'm sure all the participants are walking out from here with more confidence and ease for the implementation of these laws. So on behalf इसमें of रेणु जी मैं आपको बताऊंगा फॉर द पेशेंस आप जो मेंशन किए uh, we are dealing and serving some 400 450 odd clients. तो आप समझ सकते होंगे मेरे फोन का और पेशेंस का लेवल सिंस 22nd of November. so that patience reflected out here in this discussion. So on behalf of ACAE, I express my gratitude for your deliberation and your time. And I also thank all the participants for making this discussion an interactive and hence interesting. So looking forward Renu to ji, discussion. hi, sorry to interrupt. This is Kanchan Chukhani. I'm also from the team of Forest. Yeah. So I have shared my contact detail in chat. In case anyone wants to know something later on or consult Aditya, they can call in my number. Yeah, sure. So the contact number of Kanchanji is in the chat. If anybody is in need of any consultation in respect of this labor laws, can get connected with her. So with this, shall we call off the session? I think yes. Yeah. Induji is saying something. I just want to share जो आज आपने हमें लेक्चर दिया है या इनिशिएट किया है, जितने ग्रुप के हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने इतने क्वेश्चंस रेज किए हैं कि अभी भी उनके भूख खत्म नहीं हुई है. They want to ask you more questions. And it was all real life queries. Like Thank you so much. Real life It was queries is always helpful. Yes, it was a pleasure hearing you and taking part in this group discussion. Thank you very much. Thank you, Induji. Thank you, Aditya ji. Thank you, everyone. Thank you, everyone. I shall take your leave now. Thank you. Thank Thank you. you.